हेलो क्लास। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। कई दिन का गैप हो गया बट कोई बात नहीं, जिस सिलसिले से हम चले आ रहे थे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नेपोलियन 804 में इसमें शामिल हुआ फ्रांस की क्रांति में। और ये जितनी भी जो फ्रांस जो था वो लीडरशिप कर रहा था किसकी? यूरोप में राष्ट्रवाद की। अब यूरोप में राष्ट्रवाद की जब वो अगुवाई कर रहा था, लीडरशिप कर रहा था, तो उसकी जो सेनाएं थी, मैं आपको थोड़ा सा लिंक करके चलूंगी, उसकी जो सेनाएं थी राष्ट्रवादी क्रांति की, वो सभी देशों में जाने लगी। सिचुएशन ये बनी कि सभी देश उनके कायल हो गए, है ना। सभी देशों ने उन सेनाओं को अपने देश में घुसने दिया और दूसरे देश के लिए रास्ता देना शुरू कर दिया। जब रास्ता देना शुरू कर दिया तो धीरे 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 सेना बढ़ी। फिर नेपोलियन के हाथ में इस क्रांति की बागडोर आई। अब क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या हुआ कि नेपोलियन ने वापस से राजतंत्र शुरू किया, है ना। विचार तो रखे, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब विचार रखे और मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत भी की, लेकिन उसने वापस राजतंत्र स्थापित किया। राजतंत्र यानी एक राजा का शासन, है ना, तो निरंकुश राजा का शासन। लेकिन धीरे धीरे इस क्रांति में और नेपोलियन ने क्या करना शुरू किया कि जो उसके अधीन क्षेत्र थे, जो कैप्चर हुए क्षेत्र थे, जिनमें वो अपनी सेना को ले जा रहा था, जिनमें वो विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा था, अब उन क्षेत्रों के साथ वो पार्सिटी करने लग गया। यानी जो थॉट्स, जो थिंकिंग्स, जो स्वतंत्रता, जो समानता की बात वो कर रहा था, अब बाकी देशों ने ये फील किया, ये महसूस किया कि हमारे साथ वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसीलिए अब धीरे धीरे उसके अगेंस्ट से। और एक चीज़ और हुई, एक चीज़ क्या हुई कि नेपोलियन ने यूरोप के जो कंट्रीज थी जिनमें वो जा रहा था, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, है ना, पोलैंड, ये सारी जो कंट्रीज थी जो उसका साथ दे रही थी, अब उसने क्या किया कि क्योंकि वो युद्ध कर रहा था, आपको मालूम है कि हिस्ट्री में, यूरोप की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो युद्ध हुए वो नेपोलियन ने किए। और मज़े की बात यह है कि वो एक भी नहीं जीता, सारे युद्ध वो हारा। अब उस हार में नुकसान किसका हो रहा था? जो देश उसके साथ शामिल थे। और नुकसान किसका हो रहा था? जन का, धन का, संपत्ति का। क्यों? जन का क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, उन देशों के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। अपनी सेना में भर्ती करने के उनसे क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे नेचुरली, जब वो हार रहा था वो मर रहे थे। सेना जो सैनिक थे वो महीनों महीनों अपने घर नहीं आ रहे थे, घर के खर्चे कैसे चले। इसके अलावा जो जिस देश के आसपास वो लड़ाई कर रहा था, उस देश को उसकी खाद्य सामग्री इकट्ठी करनी पड़ रही थी। तो इस तरीके से आर्थिक व्यवस्था जो थी उन देशों की खराब होने लगी, वो रिलाइज करने लगे। और एक समय ऐसा आया कि बिना पूछे, बिना इन्फॉर्म किए या बिना डिस्कशन करे वो देशों के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करने लग गया जबरदस्ती। तो इस समय में लोगों ने सोचा, जो कंट्रीज थी उन्होंने ये सोचा कि यार ये तो क्या नाम है, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता तो जब मिलेगी जब हम लोग बचेंगे या हम लोगों की आर्थिक स्थिति बचेगी। अब वो फील करने लगे कि ये जो प्रशासनिक व्यवस्था हमें नेपोलियन देगा या इन सिद्धांतों से हमें मिलेगी, ये तो हमें जब मिलेगी जब हम बचेंगे। किस बात की स्वतंत्रता? ये तो हमें घाटा हो रहा है, ये तो बहुत भारी कीमतों पे हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता मिलेगी। इससे अच्छा तो हम जैसे पहले थे वैसे ही सही है। अब लोग धीरे धीरे फ्रांस के या नेपोलियन के विरोधी हो गए। अब विरोध होने लगा तो जो दोस्त थे, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया फ्रांस को, जिन्होंने रास्ता दिया अदर कंट्रीज में जाने का, अब वो धीरे धीरे इनके विरोधी बनने लगे, इनके खिलाफ गुट खड़े होने लगे। ठीक है। अब क्या हुआ, एक समय आया कि जो नेपोलियन था उसकी हार हो गई और जो फ्रांस था उसको खत्म कर दिया, मतलब हरा दिया गया। और ये जो देश थे जिसमें ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, पोलैंड है, ये इनसे अलग होने लगे। अब एक नया जो वर्ग था वो यूरोप में उभर कर सामने आया। इसको हम आज से डिस्क्राइब करते हैं। नया वर्ग क्या सामने आया कि कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास या नया मध्यम वर्ग, आपको मैं इस तरह थोड़ा सा इंडिया से जोड़ के दिखाती हूँ कि जब हम गुप्तकाल को पढ़ते हैं तो कायस्थ जाति उभर के सामने आई थी, जो कि लेखन कार्य करती थी, जिसमें श्रीवास्तव होते हैं, कायस्थ होते हैं, सरनेम होते हैं। इसी तरीके से ये जो क्रांति हुई, इसके बीच में एक नया वर्ग या एक नई क्लास सामने आई जो था मध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग। कुलीन यानी रॉयल,
आप जानते हैं कुलीन यानी रॉयल, रिच, जो सामंत थे, जो अधिकारी थे, जो राजा से रिलेटेड थे, उनको हम कुलीन वर्ग में लेते हैं। और मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग इस समय उभरा। ये जो मध्यम वर्ग था ये कौन सा वर्ग था? ये मध्यम वर्ग था जो एजुकेटेड थे, शिक्षित, है ना, जिन्होंने शिक्षा ली, जो कि राष्ट्रवाद के विचारों को मानते थे, राष्ट्रवादी हो गए, जो इनके सोच थी वो राष्ट्रवादी हो गई, नेशनलिज्म को मानते थे। यह मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो मिश्रित था, ये मानता था कि राष्ट्रवाद हो लेकिन जो राजतंत्र है उस पर हो। वापस से एक राज्य व्यवस्था को इन्होंने स्थापित किया, लेकिन जो विचार थे, जो फ्रांस की क्रांति के विचार थे, उनको अपनाते हुए। अब यहाँ कुलीन वर्ग फिर से वापस उसी तरह के सामंत, उसी तरह के राजतंत्र जो कि राजा का शासन था, वो वापस से उभर के सामने आया। और यहाँ पे जो प्रजातंत्र की बात हुई वो धीरे धीरे अब खत्म होने लगी, क्योंकि प्रजातंत्र यानी जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसकी वजह से फ्रांस ने इनको टॉर्चर किया था। ठीक है, इसके बाद में फिर एक आता है उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी या फिर लिबरल। ये जो वर्ड है ये बहुत खतरनाक वाला है ना। उदारवादी वो जो कि परिवर्तन चाहते हैं, लिबरल यानी जो कि परिवर्तन, जो चेंजेस में विश्वास रखते हैं, यानी एक ऐसे राष्ट्र को चाहते थे ये लोग, ये वर्ग भी उभर के आया। ये भी ऐसे राष्ट्र को चाहता था जो कि जिसमें राष्ट्रवाद हो, उदार मतलब ऐसे विचार हो जो उनको चेंज किया जा सके, सिचुएशन के अनुसार परिवर्तन हो जाए उनमें आराम से, और लोगों तक उन विचारों के साथ हमारा जो राष्ट्र है वो आगे बढ़े। उदारवादी नेशन जो कि परिवर्तन चाहता है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इजी से चेंजेस में विश्वास रखता है, और वही जो कि फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे उनको अपनाता है। इसके बाद आता है न्यू कंजर्वेटिव। ये 1815 में आया सामने नया रूढ़िवाद। नया रूढ़िवाद जो था इसमें क्या हुआ, इसमें चर्च की वापस स्थापना हुई, यानी चर्च को फिर से महत्व दिया जाने लगा कि जो चर्च का सिस्टम पहले राज्य में चल रहा था, चर्च सर्वसर्वा था। चर्च कब सर्वसर्वा होगा? जब धर्म का राज होगा। तो इन्होंने वापस धर्म का राज स्थापित करने की बात की। जब हम पहले यूरोप को पढ़ते हैं, प्राचीन यूरोप को, तो उसमें बताया जाता है कि परियों की कहानी सुनाई जाती है, और क्या नाम है, जीसस क्राइस्ट की कहानी सुनाई जाती है, और स्वर्ग और नरक की बातें बताई जाती हैं। इसी तरीके से नया रूढ़िवादी जो वर्ग था कंजर्वेटिव, वो शुरू मतलब आया अस्तित्व में, और वापस से इन्होंने चर्च की प्रभुसत्ता को या उसकी रिप्रेजेंटेटिवशिप को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और इसके बाद में ही मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहीं पर हुआ एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वियना या वियना का समझौता। ये समझौता किसने किया? क्या हुआ, जब ये फ्रांस से परेशान हो गए थे और फ्रांस हार गया था, नेपोलियन को हरा दिया गया था, तो कुछ देश थे जिसमें मैं आपको भी बता रही हूँ, ये जो देश थे मतलब फ्रांस, ताकि वापस मतलब ज़्यादा शक्तिशाली ना बने, उसका प्रभुत्व वापस से स्थापित ना हो, इसीलिए वियना की संधि हुई वियना में। और इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन था? इसका रिप्रेजेंटेटिव था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक को आप आगे भी पढ़ोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला। ये ड्यूक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूरोप की हिस्ट्री में। ऑस्ट्रिया का चांसलर था ये, और इसने ही ये वियना समझौता या ट्रीटी ऑफ वियना कराई थी। ये क्यों हुई थी? ट्रीटी ऑफ वियना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। वियना समझौते में क्या हुआ था कि वो सारी चीजें अपनाई गई जिससे कि फ्रांस वापस ना उभर सके। फ्रांस को दबाने के लिए, फ्रांस को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए वो सारी चीजें की गई, ताकि वो सारी बातें हुई ताकि फ्रांस वापस उन पर हावी ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस को इन्होंने घेर लिया। अब जैसे घेरा, कैसे घेरा कि फ्रांस के चारों तरफ इन्होंने अपनी कंट्रीज के कुछ राज्य स्थापित कर दिए। जैसे कि मैं कुछ बताती हूँ आपको। उत्तर में, यानी उत्तर में इन्होंने नीदरलैंड को बसाया, उत्तर में नीदरलैंड को बसा दिया। नीदरलैंड जो कि इस ग्रुप का, जो वियना समझौता में थे, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ठीक है, बेल्जियम है, इस ग्रुप का ये राज्य था, और इस पर स्थापित कर दिया।
और इसमें बेल्जियम शामिल था, नीदरलैंड में बेल्जियम शामिल था। अब ये फ्रांस के उत्तर दिशा में या कि नॉर्थ एरिया में नीदरलैंड को बसा दिया गया और इसके साथ में साउथ में पिटमोंड बसाया गया, साउथ में पिटमोंड। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा था ताकि जो फ्रांस है वो अपना विस्तार ना कर सके और इसमें इस पिटमोंड में जेनोवा को जोड़ दिया, जेनोवा को जोड़ दिया। ठीक है, इसको उत्तर से भी घेरा, इसको साउथ से भी घेरा और पश्चिमी पे जो प्रशा को बसाया, पश्चिम में प्रशा को बसा दिया और इसके साथ में ही जो इसकी मेन सीमा थी और ऑस्ट्रिया जो कि जहाँ का ड्यूक था, जो इसका को रिप्रेजेंट कर रहा था, पूर्व में ऑस्ट्रिया आ गया। अब इन सभी देशों से क्या घिर गया? फ्रांस घिर गया। और इसके बाद इनकी जो नीति थी यहाँ पर यही थी कि फ्रांस अपना इधर जा सके, ना इधर ना इधर ना इधर, फ्रांस को इन्होंने सीमित कर दिया। लेकिन इन्होंने ये भी एक काम किया, इस वाले रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी, इन्होंने ये भी काम किया, ये भी जानते थे कि सेना मतलब आधुनिक सेना, आधुनिक विचार, आधुनिक जो इन्होंने गठजोड़ किए थे, स्वतंत्रता, समानता, प्रभुसत्ता और ये क्या नाम है, जो बंधुत्व की जो बात की थी, वो सारे जो विचार थे ये इनको अपना रहे थे। इसको नया कंजर्वेटिव इसीलिए कहा गया है कि इन्होंने फ्रांस की क्रांति की सारी चीज़ों को अपनाया, बस फ्रांस को हराकर साइड में कर दिया और उनके जितने भी विचार थे उनको राजतंत्र के साथ साथ अपना लिया गया ताकि आने वाले समय में वो अपना विकास कर सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें, अपने देश को आधुनिक या मॉडर्न लाइफ दे सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शुरू हुई। अब क्रांतिकारी युग, अब क्या हुआ? जब ये रूढ़िवादी था, नया रूढ़िवादी जो भी बना, इसमें मेन यही है कि इन्होंने वापस से प्रजातंत्र स्थापित किया, लेकिन जो व्यवस्था थी वो अपनी कौन सी रखी? फ्रांस की, जो फ्रांस के विचार थे वो। और वियना समझौता के अंतर्गत इन्होंने ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को पूरी तरीके से दबा दिया, उसको प्रेशराइज कर दिया, एक तरीके से उसको ख़त्म कर दिया। अब आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। रीज़न ये है कि लंबा चैप्टर हो जाएगा और यूरोप के इतिहास को समझना कन्फ्यूज़न वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ ये जितनी भी व्यवस्थाएं ये खुद कन्फ्यूज़ हैं। आप ये देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर लिबरलिज्म भी आ रहा है, यहाँ पर नेशनलिज्म भी आ रहा है ना, यहाँ पर कंजर्वेटिव भी आ रहे हैं। तो ये फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे यूरोप की जो व्यवस्था थी वो कन्फ्यूज़न वाली थी, है ना। तो इस कन्फ्यूज़न वाली व्यवस्था को समझने के लिए, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएं, इसीलिए मैं इसको अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी। वियना समझौता तक पढ़ाऊंगी। वियना समझौता के बाद तक आप इसे पढ़िए, समझिए, मेरी क्लास को देखिए, है ना, इस नोट्स को देखने की कोशिश कीजिए, देखिए कि फ्रांस को इन्होंने किस किस तरीके से दबाया और इसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया ताकि फ्रांस वापस अपना विस्तार ना कर सके। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी क्रांतिकारी, क्योंकि ये एक अपने आप में पूरा एक चैप्टर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस क्रांतिकारी की वजह से ही यंग यूरोप बनता है, दो पार्ट्स में बंटता है ना। मोरसेई में यंग इटली बनता है, बर्न में यंग यूरोप बनता है। तो ये इन दोनों को मैं आपको अलग से समझाऊंगी, क्योंकि ये ही नींव बनेंगी आगे किसकी? इटली और जर्मनी की। ठीक है, इटली और जर्मनी के, जहाँ आप हिटलर को पढ़ते हैं, अमेजिनी को पढ़ते हैं, वो सब यहाँ से शुरू होता है, ये नींव बनती है। तो इसकी शुरुआत हम अगली क्लास में करेंगे। अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ दूँगी तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आज के लिए हम न्यू कंजर्वेटिव 1815 तक को मतलब यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। क्लास अच्छी लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे आप लोगों को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली क्लास में मुझसे फिर मिलीजिए। थैंक यू, बाय बाय।